नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें जनजातीय राज्य व्यवस्था ऋग्वेदिक के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था। किसके हाथों में था? कबीले के प्रधान के हाथों में था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था। कैसा हो चुका था? आनुवंशिक। फिर राजा एक प्रकार का सरदार मुखिया था। क्या था? एक प्रकार का मुखिया था उस समय में, ऋग्वेदिक काल में। फिर उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उसे कबीलों से सलाह लेनी पड़ती थी। किससे सलाह लेते थे? कबीलों से। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी। आम सभा क्या कहलाती थी? समिति कहलाती थी। अपने राजा का चुनाव करती थी। वह अपने राजा का चुनाव करती थी। कबीले के मवेशी की रक्षा करता था। वह कबीले के मवेशी की रक्षा करता था। युद्ध का नेतृत्व करता था और कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। फिर आगे सभा समिति विद्वत एवं गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां सभा और विद्वत में भाग लेती थी। किस में भाग लेती थी? सभा और विद्वत में। फिर सभा, वर्तमान में सभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा। ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ। कितनी बार हुआ है? 8 बार। सभा के पुरुष सदस्य के लिए सभ्य शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द। ऋग्वेदिक काल में क्या था? पुरुष सदस्यों के लिए सभ्य शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया। फिर आगे समिति, वर्तमान में समिति को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 9 बार हुआ। परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। क्या कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां। फिर अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। क्या था? स्त्रियों का प्रवेश संभव था। फिर विद्वत के बारे में क्या लिखा है? ऋग्वेदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विद्वत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि आरण्यक ग्रंथों के चरणों में आकर इसका प्रयोग प्राय लुप्त हो गया है। विद्वत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है, जिसमें वृद्धों और विद्वानों की सहभागिता होती थी। किसकी? वृद्धों एवं विद्वानों की। फिर आगे हमारा ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ। ये हमने पढ़ लिया। विद्वत के बारे में भी पढ़ लिया। फिर आइए आगे, दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। क्या करते थे? राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित होता था। पुरोहित के बाद संभवतः सेनानी का स्थान था, जो भाला, कुल्हाड़ी व तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वाज्रपति कहलाता था। क्या कहलाता था? वाज्रपति। परिवार के प्रधानों को कुलप तथा लड़ाकू दलों के प्रधानों को ग्रामीण कहा जाता था। फिर आगे कबीला और परिवार। कबीला और परिवार व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। किससे होती थी? कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे क्या कहते थे? जन कहते थे कबीले को। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, परंतु जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया है। ऋग्वेद में दूसरे महत्वपूर्ण शब्द विष है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है।
फिर है वैश्य। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसी विष या कबायली जनसमूह से हुआ है। आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द का उल्लेख मिलता था, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। यह समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक, मतलब कि पिता की सत्ता होती थी। परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की कई पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी। इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। फिर ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा, संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार मिलती है। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। किसमें? सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे पतियों के साथ यज्ञ में आहुतियां दे सकती थी। किसमें? ऋग्वेदिक काल में। फिर सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिला। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। फिर सामाजिक वर्गीकरण, इसके बारे में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषा भाषी गौरव वर्ण के थे। कैसे थे? भाषा भाषी गौरव वर्ण के थे। और मूलवासी लोग काले रंग के थे। कैसे थे मूलवासी? काले रंग के। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। किसका वर्णन है? आर्य और दास वर्ण का। मतलब कौन से रंग का? आर्य रंग और दास रंग। फिर धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। सामान्य लोग में कौन? प्रजा। फिर हमारा चौथा वर्ग शूद्रक कहलाता था। क्या कहलाता था? शूद्रक कहलाता था। चौथा वर्ग शूद्रक कहलाता था। इसका साक्ष्य ऋग्वेद काल के अंत में मिलता। किसके अंत में? ऋग्वेद काल के अंत में। सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10 मंडल में है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया। किसका? चौथा वर्ग जो शूद्र है उसका। फिर है आगे, ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ। किसमें? व्यवसाय के आधार पर। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता, सॉरी दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा इसमें।